कोरोना की लुका छुपी की, क्योंकि देश के 10 राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार एक बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। क्योंकि इन राज्यों में न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं, बल्कि रफ्तार उन राज्यों के लिए भी खतरा है जहां भी हालात काबू में हैं। ये खतरा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि कानपुर से आई तस्वीर ने डरा कर रख दिया है। देश के 10 राज्यों पर कोरोना की तीसरी लहर का साया। केरल में खतरनाक हुआ कोरोना। यूपी वालों सावधान। कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। जिस तीसरी लहर का खौफ लोगों को डरा रहा था, लगता है कि वो आ गई है। देश के 10 राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देख फिर से पुराने दिन याद आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आए, जिसमें से आधे मामले अकेले केरल से हैं, जो बड़े खतरे की घंटी बजाते हैं। कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा है कि सरकार के माथे पर पसीना आने लगा है। मिजोरम की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 22% है, मणिपुर में 16.5%, केरल में 12%, महाराष्ट्र में 3.48%, ओडिशा में 2.36% और आंध्र प्रदेश में 2.7% पॉजिटिविटी रेट है। इन 10 राज्यों में 80% कोरोना के मरीज होम आइसोलेट हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को डर इस बात का है कि ऐसे मरीजों पर राज्य सरकार नजर रख रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग घर से निकलकर तेजी से कोरोना फैला सकते हैं। केरल में पिछले कई दिनों से हर रोज 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। डर इस बात का है कि रफ्तार अगर नहीं रुकी तो देश के दूसरे राज्यों पर खतरा मंडरा सकता है। सबसे ज्यादा डर उत्तर प्रदेश को लेकर है। हालांकि मौजूदा वक्त में यूपी में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 31 मामले सामने आए, लेकिन एक जरा सी चूक भारी भी पड़ सकती है। ये तस्वीर कानपुर की है, जहां वीकेंड में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग कोरोना की सारी गाइडलाइंस भूल गए। गंगा बैराज पर लोगों की भीड़ जुटती रही। पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन लोग न तो अपनी चिंता कर रहे हैं, न बच्चों की। यही वजह है कि केरल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार डरा रही है, क्योंकि लोगों को भूलने की इतनी बुरी आदत हो चुकी है कि वो भूल गए हैं कि दूसरी लहर में क्या हुआ था। हालांकि यूपी में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अब तक कुल 4,82,00,000 टीके लगाए जा चुके। देश में सबसे ज्यादा टीके यूपी में ही लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद आप बेफिक्र हो जाएं। नियमों का पालन करना ही होगा, नहीं तो यूपी को केरल बनते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सांसद के गोलीकांड की। बरेली के आंवला से भाजपा सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप। इनकी भाषा आप सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। इनका गाली वाला एक वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये मंदिर परिषद में भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक सांसद को गाली देना शोभा देता है? ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि सांसद के इस गालीकांड पर अब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सियासत गर्म हो चुकी है। माननीय सांसद के बिगड़े बोल। मंदिर परिसर में गाली देता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बचपन से सुना है भगवान के घर में सब बराबर है। वहां ना कोई राजा होता है, ना कोई रंग। वहां जो भी जाता है खाली झोली लेकर जाता है। लेकिन कुछ लोगों को सत्ता का गुरूर इतना ज्यादा कि वो खुद को भगवान से बढ़कर समझने लगते हैं। तस्वीरों में दिख रहे इन महोदय का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बरेली के आंवला सीट से सांसद हैं, नाम है
धर्मेंद्र कश्यप, जिनका गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय है। गालियां भी ऐसी कि बड़े बड़े गालीबाज शर्मा जाए। अगर टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में कोई प्रतियोगिता गालियों की होती तो एक मेडल तो पक्का ही था, लेकिन ये जो गालियां दे रहे हैं उन्हें हम सुना नहीं सकते। अब सोचिए, जिन गालियों को हम सुना नहीं सकते उन्हें सांसद महोदय धर्मेंद्र कश्यप मंदिर के प्रांगण में दे रहे थे, उस जागेश्वर धाम में दे रहे थे जिनका आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन अपनी भद्दी भद्दी गालियों से पूरे मंदिर को कलंकित कराया। माननीय तो क्या दबंगई करेंगे? माननीय है तो क्या गाली गलौज करेंगे? दरअसल ये पूरी घटना उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर की है, जहां गालीबाज सांसद धर्मेंद्र कश्यप दर्शन करने गए थे। मंदिर में दर्शन के दौरान किसी ने सांसद जी से 1000 रुपए मांग लिए। फिर क्या था, सांसद जी आग बबूला हो गए। फिर जो गालियां बकी सबके सामने थी। वो तो गनीमत रही कि बात हाथापाई तक नहीं पहुंची, नहीं तो गालीबाज सांसद किसी को भी उठाकर पटक सकते थे, क्योंकि सांसद भले ही बरेली के आंवला सीट से हो, लेकिन रुआब उत्तराखंड में भी वैसा ही है। पर जैसे ही सांसद धर्मेंद्र कश्यप का मंदिर के लोगों को गालियां देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जागेश्वर धाम पहुंचे, धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ उपवास शुरू कर दिया। बरेली आंवला क्षेत्र के भाजपा के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी द्वारा 31 जुलाई को जागेश्वर में पहुंच करके जो उन्होंने यहाँ के प्रबंधक से और यहाँ के पुजारी के साथ जो भ्रष्टाचार करी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने जागेश्वर आकर के महाप्रबंधक जी से और यहाँ के पुजारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सांसद महोदय को अपनी इस हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं। वो तो इसे गलतफहमी का नाम देकर पीछे छुड़ाते। ऐसा है, न कोई बहुत ज़्यादा विवाद हुआ न कुछ। हम लगातार विगत 20 सालों से जागेश्वर धाम जा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना वहाँ करते हैं। इसी क्रम में कल भी हम जागेश्वर जी गए थे और 2 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। तो कुछ लोगों ने ये आकर के और गलत भाषा का प्रयोग करने लगा, निकलो निकलो बाहर निकलो। तो हमने पूजा हो गई जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं थी। ये पैसे लेकर के भी दर्शन कराते हैं अंदर गर्भगृह में, पीछे से आवाज़ लोग देने लगे तो हमने उसको डांट दिया, बाकी कोई और कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मंदिर के प्रांगण में एक सांसद के द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्या ठीक है, और सांसद धर्मेंद्र कश्यप की इस हरकत का असर उन लोगों पर क्या होगा जिनके एक एक वोट से वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। लेकिन भगवान के मंदिर में कैसे बर्ताव करना चाहिए ये वो शायद भूल चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा के साथ अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट। और अब बात अफसरों के उन लग्जरी दिन की जो लगने वाले हैं, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी खर्चे से अफसर बिजनेस क्लास में हवाई सफर नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने शौक के लिए कोई नया वाहन खरीद पाएंगे। मतलब यूपी में अफसरों के शाही दिन अब खत्म होने वाले हैं। ये फैसला क्यों लिया गया, इसका क्या मकसद है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में लदे अफसरों के लग्जरी दिन। बिजनेस क्लास में हवाई सफर नहीं कर पाएंगे अफसर। सुनने में भले ही यकीन ना हो, लेकिन यूपी सरकार ने अफसरों के शाही खर्च पर लगाम लगाने का पूरा खाका खींच दिया है। अब यूपी में अफसरों के लग्जरी दिनों का
दी एंड होने वाला है। योगी सरकार ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से अफसरों की एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास की हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी है। मतलब जो अफसर सरकारी खर्च से लग्जरी हवाई सफर का आनंद लेते थे, अब वो नहीं मिलेगा। जिसे जाना है आम आदमी की तरह जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सारा फोकस इस बात पर है कि कैसे चुनाव से पहले जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और इसीलिए खासतौर से अधिकारियों को फिजूल खर्ची रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अफसर एग्जीक्यूटिव क्लास में या बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा ना करें। इसके अलावा नई गाड़ियां खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो गाड़ियां उपलब्ध हैं उन्हीं से आने जाने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। साथ ही साथ जो दफ्तरों में खर्चे होते हैं, अगर हम कहें कि मेंटेनेंस के नाम पर जो खर्चा होता है, उसमें भी कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अफसरों पर लगी ये लगाम सिर्फ हवाई यात्रा तक सीमित नहीं है। योगी सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। यानी जो वाहन है उससे ही काम चलाना होगा। अपने रुआब के लिए अफसर अब नए वाहन नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने कार्यालय व्यय, यात्रा, स्थानांतरण यात्रा, अवकाश यात्रा सहित तमाम तरह के खर्चों में कमी लाने का फरमान सुनाया है। मतलब अब हर तरह के खर्चों में कटौती होगी। मतलब यात्राओं से लेकर कंप्यूटर, रखरखाव, स्टेशनरी और वो तमाम खर्चे जिनका कोई हिसाब नहीं था। सरकार का साफ कहना है कि सरकारी वाहनों के रखरखाव और ईंधन पर फिजूल खर्ची ना हो, जितना संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें ली जाए। साथ ही जो अफसर सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाते थे, उन्हें हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। ऐसा करने से सरकार के ऊपर से बड़ा बोझ कम होगा, क्योंकि अब तक अफसरों की लग्जरी लाइफ के चलते हर साल करोड़ों का बोझ सरकार पर पड़ता था। ये वो पैसा है जो टैक्स पेयर से लिया जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अफसरों की लग्जरी लाइफ पर खर्च हो रहा था। पर अब सरकार इन पैसों को दूसरे कामों में लगाएगी, जिससे जनता का भला हो। एक तरह से सूबे की सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, लेकिन अफसर इसका कितना पालन करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कुछ आदतें जल्दी नहीं छूटती, खासकर लग्जरी आनंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शाह के शंखनाद की। यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी से यूपी में चुनावी बिगुल बजा गए हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी को सूबे का नंबर 1 सीएम बताया। गृह मंत्री आए तो सिर्फ एक दिन के लिए थे, लेकिन लखनऊ से लेकर वाराणसी और मिर्जापुर तक का पूरा खाका खींच कर चले गए। भाजपा का मिशन 2022। अमित शाह ने बजाया चुनावी बिगुल। 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी। अपने एक दिन के यूपी दौरे से गृह मंत्री अमित शाह यूपी की सियासी फिजाओं में वो हलचल मचा गए हैं, जिसकी गर्माहट से विपक्ष बेचैन हो उठा है, क्योंकि अभी विपक्ष ने अपनी तैयारी तक नहीं शुरू की है और अमित शाह यूपी में भाजपा की जीत का पूरा खाका खींच आए हैं। रविवार को अमित शाह सबसे पहले लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 207 करोड़ की लागत से बनने वाले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। तकरीबन 207 करोड़ की लागत से तैयार होगा, क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी? देखिए, ये 207 करोड़ इसके सिविल लागत है और पीडब्ल्यूडी को ये काम दिया गया। 50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी उनको दे दिया गया है और सभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन एरियाज़ में जहाँ भी क्राइम कंट्रोल और फॉरेंसिक साइंसेस के जो विषय है वो सभी पढ़ाए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस भवन को लगभग 18 से 20 महीने में हम तैयार करें। लेकिन इसके बाद अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ भी की और राम मंदिर को ऐतिहासिक बताते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया।
अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी, जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत। शाह के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा जो बात नोटिस करने वाली थी वो ये कि अमित शाह ने कई बार सीएम योगी की तारीफ की, फिर चाहे कोरोना पर काबू पाने की बात हो या फिर विकास या फिर कानून व्यवस्था। योगी सरकार को 10 में से 10 नंबर देकर शाह ने साफ कर दिया कि योगी से बेहतर यूपी के लिए कोई नहीं हो सकता। एक दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को जहां करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं 2022 के मिशन का आगाज भी कर दिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि वो पहले के उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार ने काम किया है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में सबसे अग्रणी है। वहीं कोरोना काल में योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उसकी भी अमित शाह ने जमकर तारीफ की। लखनऊ में चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करने के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर जाकर दर्शन किए और फिर विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला काशी पहुंचा, जहां गृह मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। मतलब एक दिन में अमित शाह 3 जिलों का दौरा कर पूरे यूपी को नापा। जानकारों की माने तो अमित शाह का ये दौरा विपक्ष को सीधा ऐलान है, यानी यूपी में तारीखों का ऐलान ना हो लेकिन चुनावी शंखनाद जरूर हो चुका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कागज में शौचालय, जमीन पर हुए मजाक की। जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जिले की जो सालों पहले ओडीओपी घोषित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई गांव में जमीन पर कोई शौचालय नहीं बना है। जहां शौचालय के नाम पर सिर्फ दीवार खड़ी कर दी गई है और पैसा है उसे पूर्व प्रधान और सचिव डकार गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला भले ही कागजों में वर्षों पहले ओडीएफ घोषित हो चुका हो, लेकिन इस ओडीएफ जिले की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि जहां एक तरफ सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भ्रष्टाचार कर उनके दावों पर पलीता लगाते हैं। और ये तस्वीर उसी का जीता जागता उदाहरण है, जहां शौचालय बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जरूरतमंदों को एक भी शौचालय नहीं मिला, और जो मिला वो प्रधान और सचिव के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सर, हमारा मामला ये है कि मेरा आवासीय पट्टा है। मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, तो एनटी साहब और लेखपाल साहब को आदेश किए थे कि वहाँ जाके मौके पर मुआयना करके आप जो भी है वो अपना कार्रवाई करें, हमारा निर्माण करवाए। उसके बाद में लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार साहब वहाँ देख के आए। तो उसके बाद में लेखपाल साहब ने कहा कि आप ऐसा है कि आप कुछ खर्चा वर्चा दे दो कि आप
मैंने आपके पास कुछ भी हो तो आप दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। दरअसल बस्ती के हरैया विकास खंड के ग्राम सभा में शौचालय के निर्माण में तत्कालीन प्रधान और सचिव ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस गांव में शौचालय के नाम पर जितनी लूट हुई शायद उतनी किसी और गांव में हुई हो, लेकिन हैरानी की बात ये कि घोटाले और लूट की शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी जांच करने तक नहीं आया। जैसा आप बता रहे हैं संज्ञान में अभी आप लोग लाए हैं, तो हमने इस पे तहसीलदार साहब को जांच दे दी है और ये दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस गांव में शौचालय के नाम पर सिर्फ दीवारों का ढांचा खड़ा कर दिया गया, जो अब पूरे सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा, जिसे लोग घरेलू सामान रखने के लिए इस्तेमाल में ला रहे। लेकिन जो दीवार खड़ी कर दी गई उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई। दीवार खड़ी करने में घटिया ईंट का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ कागजों में ओडीएफ घोषित कर देने से कोई गांव या कोई जिला ओडीएफ हो जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ बस्ती जिले के इस गांव का हाल नहीं, हर जिले के किसी न किसी गांव में ऐसी ही तस्वीर आ ही जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन घोटालेबाजों पर कोई नकेल कसी जाएगी? क्योंकि जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, घोटालेबाजों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे और सरकारी पैसा ऐसे ही पूर्व प्रधान और सचिवों की तिजोरी भरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।